जैसे आप देखिए दोनों को थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है। एक पिरामिड है। प्रिज्म को अगर समझना है तो आप जैसे मान लो कि आपने क्यूबाइट पढ़ा था, ठीक है, या क्यूब पढ़ा था। सपोज करो क्यूब कैसे बना था। क्यूब ऐसे बना था कि हमारे पास एक आयताकार या सॉरी वर्गाकार फलक था। हमने इसको इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया, मतलब एक ऊपर की तरफ भी हमने एक सर्टेन हाइट पर और एक नया फिगर जनरेट किया। आपने क्यूब बनाया तो क्यूब जो बनकर आया था वो एक प्रकार से प्रिज्म ही है। डिपेंड करता है कि हमारी जो फलक है, जो हमारा जो बेस है, वो बेस कैसा है। प्रिज्म बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जैसा कि आपने 3D फिगर में क्यूबाइट पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, ये सब फिगर जैसे काम करते हैं। सिलेंडर आपने पढ़ा है। तो मतलब जिन जिन फिगर में एक अपना बेस हो, ध्यान से देखिएगा, एक बेस। अगर मान लो हम इसको कहते हैं कि बेस है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं तो आपको क्लियर होगा, समझ में चीजें आएंगी। अगर हमने कुछ कहा कि इस टाइप से है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ ऐसे ले लेते हैं। एक हम बेस ले लेते हैं। बेस को हमने जैसे बेस कोई भी आप ले लीजिए, बेस कोई भी ले लीजिए और उसके ऊपर एक सर्टेन हाइट तक एक और जो है फिगर का जब आप निर्माण करोगे तो जो फिगर क्रिएट होगा वही आपका क्या कहलाएगा बताइए, यहाँ पर प्रिज्म कहलाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर बेस को स्क्वायर लिया है, जैसे स्क्वायर हमारे पास बेस था तो ऊपर भी हमने अगर एक स्क्वायर जनरेट किया है, जो हमारे पास नीचे है वही ऊपर भी है और एक उनके बीच एक सर्टेन हाइट है, एक सर्टेन दूरी है, उनके बीच की ऊंचाई है। तो उस फिगर को हम एक तरह से, जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं हम इसको भी प्रिज्म बोलेंगे। यहाँ पर अपना इसका एक बेस है जो फर्श है, यही सेम टू सेम आपका क्या है, छत है। बगल की दीवारें हैं जो हमेशा आयताकार हैं। इस सरफेस को क्रिएट करने में जो दीवारें होंगी हमेशा आयताकार होंगी। बेस जो होता है वो डिपेंड करता है। बेस कभी आपका त्रिभुज होगा, कभी आपका वृत्त होगा, कभी आपका वर्ग होगा, कभी आपका आयत होगा, कभी खटभुज होगा, कभी पंचभुज होगा, कुछ भी होगा, वह आपका प्रिज्म है। तो प्रिज्म बेसिकली उसी तरह से है जैसे कि स्क्वायर वर्ग में बनता था, कुछ नई चीज नहीं है। मैं इसको अभी और समझाता हूं, अभी क्लियर करिएगा। पिरामिड की बात अगर करो, जैसे हमने मान लो आपको एक फिगर पढ़ा है कोन, तो कोन में आपने देखा कि बेस क्या था, सर्कल था। अब हम इसमें कोई जब दीवारें नहीं बनाते हैं, मतलब इसकी छत नहीं बनाते हैं, हम एक पॉइंट को एज्यूम करते हैं, उस पॉइंट पे ले जाकर के उसकी सभी सतह को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे आप तराजू देखे होंगे, तराजू कौन सा, आजकल तो वेइंग मशीन चलती है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन आपने देखा होगा कि एक पलड़ा टाइप का होता है और यहाँ पर ऐसे 3 होल कर दिए जाते हैं ना, या 4 होल कर दिए जाते हैं। अक्सर आपने 3 होल देखा होगा। तराजू गांव में अभी भी होगी जिससे अनाज तौला जाता है। यहाँ पर एक है, सपोज करिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। एक रस्सी से इनको पॉइंट कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे, यहाँ पर इसको पॉइंट कर दिया गया। तो यहीं से उठा करके ऐसे जो है तराजू को, हाँ गेहूं तौलने वाला, उसी पे अनाज रख करके दोनों साइड में तराजू को क्रिएट किया जाता है। मतलब उसका एक सेक्शन मैंने क्रिएट किया। अब अगर इसको सोचो तो यह एक शंकु की तरह ही काम कर रहा है। अगर आप देखिए तो शंकु की तरह ही काम कर रहा है, जैसे कोन होता है सेम टू सेम आपका पिरामिड होता है। अब डिपेंड करेगा इसमें भी बेस क्या है। इसमें भी बेस सर्कल है, इसमें भी बेस ट्रायंगल है, इसमें भी बेस स्क्वायर है, इसमें भी बेस रेक्टेंगल है, इसमें भी बेस कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रिज्म कैसे काम करता है, प्रिज्म एक ऐसे सरफेस की तरह काम करता है जिसमें जो आधार हो उसका दोनों वो सेम हो। मतलब उसमें आधार जो होगा वो दोनों का क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। नीचे जो हो वही ऊपर हो। बात समझिए, जैसे क्यूबाइड है, क्यूब है। पिरामिड क्या है, शंकु की तरह होता है कि आपको जो है जो छत नहीं, मतलब वहां पे कोई रूफ छत नहीं होता है, वहां पे वो वर्टेक्स ही होता है, पॉइंटेड होती है, उसकी दीवारें उसकी छत होती है, जैसे शंकु में बनता है वही पिरामिड बन जाता है। यही दोनों का नेचर है। अब आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे आप मेरी बातों को खूब गौर से देखिएगा, मतलब कुछ भी डाउट नहीं है, आपने जो पढ़ा है एज इट इज वही है, बस कुछ बातों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बताऊं। प्रिज्म जो है ऐसा एक फिगर है जिसकी जो बेस होगी, उसका जो बेस होगा वो बेस कुछ भी हो सकता है। बेस आपका ट्रायंगल हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है, पेंटागन हो सकता है, मतलब कोई भी बहुभुज हो सकता है, खटभुज हेक्सागन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद इसमें ये रखने की जरूरत है कि इसका जो बेस होगा नीचे, वही बेस, मतलब ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम पर सेम बेस होगा। टॉप, ये मान लो बॉटम था बेस, ठीक है, तो वही हमारे पास क्या होगा, टॉप पर भी होगा, अर्थात ऊपर और नीचे सेम बेस होगा। जो नीचे फर्श होगी वही ऊपर छत होगा।
जैसे कमरा है, तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। हम किसी भी प्रकार के बेस को लेकर, किसी भी प्रकार की आकृति को बेस लेकर के हम प्रिज्म का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें त्रिभुज को लेकर के प्रिज्म का निर्माण करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसको आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगुलर। मतलब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बस ये पॉइंट अपनी कॉपी में हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि आधार समान हो, आधार समान हो। मतलब आधार समान होने का सेंस होता है कि जो हमारे पास नीचे बेस होगा वही ऊपर भी बेस होगा। अगर नीचे हमारे पास फर्श है आयताकार तो ऊपर भी फर्श हो आयताकार, नीचे फर्श है वर्गाकार तो ऊपर भी वर्गाकार, नीचे त्रिभुजाकार तो ऊपर भी त्रिभुजाकार, जैसा भी होगा वही ऊपर नीचे अगर सेम होगा तो दैट इज कॉल्ड प्रिज्म, उसी को प्रिज्म कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ध्यान से देखिएगा तो अभी कंफर्म हो जाएगा। अब अगर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो उसको हम नोटिस करें कि हमारे पास, जैसे अब ध्यान से देखिएगा, एक हमारे पास मान लीजिए त्रिभुज था। अब यह त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज आपका कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज की भी अपनी अलग अलग परिभाषा होती है। त्रिभुज कभी समबाहु होता है, विषम बाहु होता है, समकोणीय होता है, कुछ भी अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हैं। अब अगर हम लोग इसको ऐसे सोच लें कहीं पर, जैसे मान लीजिए हम एक सर्टेन हाइट तक लेकर चले जाएं, सर्टेन हाइट तक लेके चले जाएं और हम एक सर्टेन और त्रिभुज का निर्माण कर लें। देखिएगा अभी आपको क्लियर मैं दिखा देता हूं कि इसमें कैसी कंडीशंस बनती है। मान लीजिए एक सर्टेन हाइट तक हम इस त्रिभुज को कुछ ऐसे क्रिएट करें। बस इतना ध्यान रखिएगा, जितना सरफेस नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। अब अगर सेम नहीं बनेगा तो गलत बन रहा है, ठीक है। बस आपको ज्वाइन करना है प्रत्येक को आपस में। ये देखिए ज्वाइन करेंगे तो आपको देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जब फिगर बनेगा, अब जैसे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए या ऐसे सोचिए तो क्लियर होगा। हम दो त्रिभुज ऐसे मान लें, जैसे एक देखो, एक त्रिभुज ये है हमारे पास बॉटम पर, और एक त्रिभुज मान लीजिए हमारे पास क्या है, टॉप पर है। एक त्रिभुज हमारा क्या है, टॉप पर है। इसे थोड़ा अलग से रखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं, देखो इससे इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो अगर आपने नोटिस किया कि यहाँ पर हमारे सामने एक प्रिज्म की तरह ही फिगर आपको दिख रहा होगा। जैसे आप अगर बोर्ड पे पीछे से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि त्रिभुज एबीसी था। ये देखिए हमने कहा कि देखो जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। अब ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, समबाहु विषमबाहु, जैसे भी आप सोच पाए। उसी तरह से मान लीजिए हमने एक और त्रिभुज बनाया जिसका नाम है मान लो ए डैश, बी डैश और सी डैश। हम देखिए ज्वाइन करते हैं प्रत्येक को, इसको हम इससे ज्वाइन कर दें, इसको हम इससे ज्वाइन कर दें, इसको हम इससे ज्वाइन कर दें। अब देखो यहाँ पर स्थिति ये है कि आपको नीचे भी एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ऊपर भी एक त्रिभुज दिख रहा होगा ना। ए बी सी दिख रहा है और यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश दिख रहा है। हमने नोटिस किया तो कुछ ऐसे बना है, ऐसे बना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ऐसे मतलब सोचा जाए ना तो हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं कि दो त्रिभुज हैं, इसमें दो त्रिभुज है, एक नीचे त्रिभुज है, दूसरा ऊपर त्रिभुज है, ठीक है। एक नीचे त्रिभुज है, दूसरा ऊपर त्रिभुज है। उसके बाद अगर सोचो तो तीन तो हमारे पास आयताकार सरफेस है। आयताकार सरफेस में आपको सबसे पहले देखिए यही दिख रही है। अब प्रॉपर हमसे बना नहीं है लेकिन आयताकार है। इसी प्रकार से देखो इधर भी आयताकार है, और ऐसे ही अगर नोटिस करो तो हर तरफ आपको एक आयताकार सतह नजर आ रही है। मतलब अगर आप देखो तो एक नीचे ही आयताकार सतह नजर आ रही है, मतलब जो हमारे पास त्रिभुजों को बनाने के लिए है। आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ से रियलाइज करिए। अभी मैं इसको फिगर बना के आपको दिखा भी देता हूँ प्रॉपरली। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हम नीचे एक त्रिभुज ले रहे हैं, जैसे आपने जैसे वर्ग बनाना था, अभी देखिए वो सब क्लियर होता है। एक बार हम थोड़ा सा एक एक करके चीजों को स्पष्ट करते हैं। हम जैसे मान लीजिए अभी स्क्वायर के लिए हम लोगों ने प्लान किया था, जो वर्गाकार बनाए, वर्गाकार अगर बनाए तो वर्गाकार तो बहुत आराम से आप बना सकते हैं कि हमने फिगर बना दिया। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर भी फिगर एक और ले लेते हैं ऐसे, ये देखिए तो ये इस तरह से एक फिगर बना, जो नीचे है वही ऊपर हो। तो अब आप देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये हमारे पास एक प्रिज्म बनकर सामने आया, ये वर्गाकार बनकर आया। यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो सभी फलके क्या है, आयताकार हैं। इनकी सभी फलके क्या होती हैं पता है, आयताकारी होती हैं। बस जैसे त्रिभुज होता है ना, तो त्रिभुज में आपको जैसे अगर मान लो ये त्रिभुजाकार बन रहा है तो त्रिभुजाकार में बस इतना ध्यान देना है, इनका जो बेस है दोनों त्रिभुज है। जैसे देखो ये है, एक त्रिभुज है, ठीक है। ये जैसे ऐसे हमने बना दिया, सपोज करो इस तरह से हमने बना दिया, तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए
आप लोगों को समझ में सारी बातें आ जाएं। अब देखो हमेशा ये बनकर आ रहा है, प्रिज्म की तरह ही बनकर आ रहा है। इसमें बस हमको ध्यान देना होगा ना कि दो त्रिभुज रहेंगे। एक त्रिभुज आपका कौन सा दिख रहा है पता है? एक त्रिभुज आपको जैसे देखिए ध्यान से ए और ए दिख रहा होगा ना, एक त्रिभुज ए दिख रहा होगा। और कौन सा त्रिभुज दिख रहा है बताइए? एक त्रिभुज आपका ए दिख रहा है, ए और ए, जो रेड से हमने बनाया। तो दो त्रिभुज जो बेस हैं, एक फर्श पर है, एक जमीन ऊपर है, वो त्रिभुज हमारे पास है। मतलब इसमें अगर सोचो तो दो त्रिभुजाकार दो त्रिभुज हैं जो हमारे पास नीचे हैं, बाकी तीन हमारे पास आयत होंगे। तीन आयत में अगर आप आयतों को नोटिस करोगे ना, तो आयत देखिए कैसे समझ में आ रहे हैं। आयत अगर आप नोटिस करिए तो एक तो जैसे इसके साथ हमारा पूरा बन जाएगा, यहां से ऐसे बन जाएगा आयताकार ना। और एक जो है मतलब आप देखो तो बगल जैसे आप प्रिज्म की तरह सोचो किसी चीज को लेकर के, फिगर में प्रिज्म तमाम होते हैं, तो तीन जो नीचे का और ऊपर का, बाकी तो जो सरफेस होगी वो आयताकार होगी ना। तो यहाँ पर तीन दो त्रिभुज होंगे और तीन आयताकार सतह होगी। हमारा बस इतना भी कॉन्सेप्ट बताने का है कि अगर कभी प्रिज्म बनेगा तो प्रिज्म में एकदम उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे कि हम लोग क्यूबाइड क्यूब ये सब बना के आए हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। अब हमको अगर जैसे प्रिज्म के बारे में कुछ बताना हो, जैसे हमने कहा कि हमारा प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म को लेकर के अगर आपसे कभी वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम मतलब इसका आयतन पूछेगा, तो आयतन में आप क्या बताओगे पता है? बोलिए, क्यूब का आयतन क्या होता था मुझे बताइए, या किसी भी फिगर का आयतन क्या होता था? जो इस तरह के फिगर होते थे उनका आयतन क्या होता था? आयतन हमेशा क्यूब का आपने लिखा होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अब यहां पर मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब अगर हमारे पास त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो आधार हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज जैसा भी होगा, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, विषमबाहु है तो विषमबाहु का निकाल दो, समकोणी है तो समकोणी निकाल दो और ऊंचाई से गुणा कर दो। दोनों त्रिभुजों को जो मिलाने वाली रेखा वही त्रिभुज का उसकी ऊंचाई है, दोनों का गुणा कर दीजिए तो आपको आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यूनिट क्यूब हो जाएगा। जो वहां पर अब यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सकता है, जैसे हमने क्यूबाइड में लिख दिया बेस इंटू बेस इंटू बेस ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड, हमने उसमें लिख दिया क्या नाम है घनाभाकार में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ नहीं लिख सकते हो आप एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन होता ही नहीं है। यहाँ बेस क्या है, कभी त्रिभुज है, कभी वर्ग है, कभी आयत है, कभी पेंटागन, कभी खटभुज, कुछ भी है, मतलब हम नहीं एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ऐसे कैसे बिहेव हो रहा है। मैं आपको समझ, अब यहाँ पर आयतन हमेशा इसलिए लिखा जाता है आधार का क्षेत्रफल, जो आधार है आधार को आपको समझना पड़ेगा, आधार को समझना पड़ेगा कि आधार क्या है। आधार अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करो, सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा। आधार अगर खटभुज है तो खटभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करो, तब भी आएगा। पंचभुज है पंचभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करो, त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करो। जो आधार है आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा उसकी भुजाओं को देख करके, और ऊंचाई से गुणा करने से हमें इसका आयतन पता चलेगा। ठीक, इसमें सरफेस एरिया भी दो प्रकार का बनकर आएगा, एक एलएसए होगा, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे कहते हैं ना पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपने इसको पढ़ा ही है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलता था बताइए? अगर हमने जैसे आपसे कभी सिलेंडर के लिए बात किया है, सिलेंडर में सीएसए क्या होता था, या क्यूब में ही जाओ, क्यूब में सीएसए एलएसए क्या होता था, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल, मतलब बेस को छोड़ दिया जाता था, बेस को छोड़ दिया जाता था, त्रिभुज को मतलब दोनों त्रिभुजों को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो पार्श्व पृष्ठ को करने के लिए आपको सीधा सीधा एलएसए दिमाग में रखना, भैया अब इसको मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, ये डिपेंड करेगा फिगर पर, जैसा फिगर होगा उसी प्रकार से। खुशी ने देखिए बिल्कुल बताया, यहां पर मैंने कहा कि बेस को छोड़कर, क्योंकि बेस अभी क्या है ना हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, अगर हम बेस को छोड़कर करेंगे तभी जाकर के हमको क्लियर होगा कि इसका एलएसए क्या होगा। ठीक है, बेस को छोड़ दीजिए, जितनी दीवारें हैं जो आयताकार हैं उनका क्षेत्रफल निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि एलएसए क्या होगा। अब बात आएगी टीएसए की, तो टीएसए में क्या होगा बताइए, जिसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बताइए क्या होगा? इसका मतलब होगा एलएसए प्लस बेस एरिया, एलएसए प्लस बेस एरिया, मतलब जो एलएसए आपने ऊपर निकाला है उसको बेस मतलब जो भी नीचे रहेगा, त्रिभुज है त्रिभुज, वर्ग है वर्ग, आयत है आयत, जिसके हिसाब से रहेगा उसके क्षेत्रफल के साथ जोड़ दीजिए एलएसए को, तो आपको टीएसए पता चल जाएगा।
बातें समझ रहे ना? तो फिगर में हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल अगर हम कोई एक ले लें, कभी भी आप कोई भी फिगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप सब आराम से कर पाओगे, कोई समस्या की बात नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं मान लीजिए यहाँ पर दिया है 5 है, 4 है और 3 है। ये 4 है और 3 है। अब हम इनका उपयोग करके एक प्रिज्म बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको लेकर के हम एक प्रिज्म बना रहे हैं। अब देखिए, अब प्रिज्म बना रहे हैं तो मिलाइए सबको, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। देखो प्रिज्म बना, ठीक है। अब प्रिज्म बना है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो बेस है वो क्या है? बेस आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ना, एक त्रिभुज दिख रहा है जिसकी भुजाएं 4 और 3 दी गई हैं। अब हमको इसका क्षेत्रफल जैसे बेस का पता हो जाए और ऊंचाई मतलब दोनों के बीच की ये दूरी पता हो, चाहे यहां से पता हो जाए चाहे ये पता हो जाए, ये सर्टेन हाइट ही तो है, डिस्टेंस ही तो है दोनों के बीच में, ठीक है। हमको अगर मान लो यह दूरी जो इनके बीच की है जो बराबर ही होती है, चाहे आप सोचिए, चाहे किसको लीजिए, चाहे आप इसको अलग कलर से मैं करता हूं समझ में आएगा। ये देखिए, चाहे आप इसको सोचो, चाहे इसको सोचो, चाहे इसको सोचो, जो दोनों त्रिभुजों को मिला रही है, जो दोनों त्रिभुजों को मिला रही है वो 3 रेखाएं देखिए मैंने ज्वाइन की है। मैंने चाहे इसको बोला ए हाइट भी हो सकती है, ए भी हाइट हो सकती है और ए भी हाइट हो सकती है। आपसे कहा जाएगा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं बेस दिया है 4। जो समकोण त्रिभुज है, आधार आधार हमारा समकोण त्रिभुज है। आधार क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसकी बेस 4 है और उसकी हाइट जो है मतलब हाइट उसकी जो है, हाइट नहीं बोलिए यहाँ पर, जिसकी भुजाएं आप बोल दीजिए, जो समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर है, 4 और 3 सेंटीमीटर है। अब हमसे कहा गया यदि इस बने प्रिज्म की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मान लीजिए हमने कहा 10 यूनिट है, ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे अगर आयतन पूछेगा तो क्या होगा? तो आयतन अगर मान लीजिए हमसे पूछा तो हम कहेंगे आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या होगा बताइए? 1/2 गुणे 4 गुणे 3, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री बना होगा, गुणे, अब देखो आधार का क्षेत्रफल हो गया गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कितना कर दो? 10 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 धाम में 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस, 1/2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 10, 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। अब और समझिए, मान लीजिए हमसे एलएसए कहता, एलएसए, तो एलएसए में भैया आप बेस को छोड़ देते, बाकी जो आपके पास आयत बन रहे हैं उन आयत का आप उपयोग करते। आयत में भी एक बात ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए हम इस आयत को लेकर चल रहे हैं, इसमें देखिए यह एच है, यह एच है, ठीक है। अब बात समझिए, जैसे हम एक आयत को ले, यह एच है और एच 10 था, यह भी एच ही है, 10 है, बट इसके साथ साथ एक भुजा इसकी कर्ण वाली है। कर्ण वाली भुजा देखो, जैसे अगर हम इस आयत को सोचें, इस आयत को जो मैंने आपको देखिए पॉइंट करके दिया, तो आपको पता है 3 है, 4 है, तो यह 5 होगा, तो यह भी कितना होगा? 5 होगा। यहां से यहां तक कितना होगा? 5 होगा। तो पहला आयत अच्छा, इसी तरह से बाकी आयत का भी निर्माण आप सोच लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। भाई इस आयत की जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 10 गुणे 5 होगा। इस आयत का क्षेत्रफल 10 गुणे 5 होगा। मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। हाँ, और अगर हम बात करें इस आयत की, ये थोड़ा देखते जाइएगा, इस आयत की जिसकी जिसकी ए भुजा देखो 4 है, ये भी 4 ही होगा, ठीक है। यह आपका 10 है तो ये भी 10 ही होगा। तो मतलब इस आयत को अगर आप सोचोगे तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पता है? 10 गुणे 4 हो जाएगा, 10 गुणे 4 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लोग कर लेते हैं, कोई इतनी समस्या नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको जैसे समझने की जरूरत है प्रॉपरली मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ क्या आप समझ रहे हैं? अब जैसे एक आयत और बना, जैसे आप इसको सोचो, वही ऐसे है, ठीक है, वही ए है, वही ए है, मतलब एच प्रत्येक में कॉमन होगा। अगर हम इस आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये तो 10 है, लेकिन ए वाली भुजा 3 है तो ये भी 3 ही होगी, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 3, तो मतलब ये हो गया 30। ये 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऐसे फाइन करेंगे तो 30 + 40 + 50, 40 50 90 30 कितना होगा? 120। लेकिन इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको जैसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल करना है, इस फार्मूले को समझिएगा, मैंने कहा था, लेकिन आपने कभी भी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला था बताइए? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने हमेशा किया था आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यही किया है ना हमेशा आपने।
आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो, तो मान लीजिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, बट रियलिटी में क्या होती है बताइए, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होती है, यही होता है ना। आइए इस प्रश्न को समझिए, यहां भी अगर हम चाहते तो क्या लिख सकते थे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ क्या बन रहा था, ये ही त्रिभुज तो बन रहा था आधार, जिसमें एक भुजा 3 थी, एक 4 थी, तो एक 5 थी, तो इसका परिमाप हो जाता पेरीमीटर आधार का 3 + 4 + 5। परिमाप क्या होता, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। गुणे ऊंचाई कितनी होगी बोलो, 10 होगा, 4 3 7 5 12, 12 गुणे 10 करें 120। मतलब वहां थोड़ा आप समझ भी पाए हैं कैसे कैसे बना हुआ है फिगर, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको क्लियर भी हो रहा होगा। समझ रहे मेरी बातों को, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 120 हो गया। क्लियर है, यस नो बताते जाइएगा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से तो बढ़िया बता रहा हूँ, बाकी आपको समझना है। अब जैसे बात टीएसए की आई, टीएसए की, तो मैंने कहा एलएसए होगा प्लस बेस एरिया होगा, लेकिन बेस एरिया को 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। बोलो क्यों, क्योंकि 2 बेस होते हैं, तो यहां पर फार्मूले भी आप लिखिएगा, 2 गुणे बेस एरिया होगा, बेस एरिया भी 2 बार होगा, याद रखना इस चीज को। तो हमारे पास एलएसए है 120 और बेस एरिया कितना होगा, बेस इसका आया था, अभी हम लोगों ने किया था 1/2 गुणे 4 गुणे 3, यही बेस था। तो कितना हुआ था बोलिए, 6 आया था ना, 6 दूना 12 करना होगा। बेस क्या है मेरा, त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है 6 है, 1/2 गुणे 4 गुणे 3, 6 दूना 12 करिए, तो 120 + 12 हुआ 132 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया, इसको आप लोग उतार सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज, देखिए अगर हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो प्रिज्म में सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल लूं तो आपने नोटिस किया कि 2 तो यहाँ पर त्रिभुज होंगे, 2 त्रिभुज होंगे, एक ये वाला हो गया और एक जो है आपका, अब ऐसे तो नहीं दिखेगा बट ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इसमें 2D की तरह बनाया गया है, ऐसे मान लीजिए। तो 2 त्रिभुज आपके दिखे, एक नीचे एक ऊपर, 5 इसके फेसेस होते हैं, कंफर्म है 5 फेसेस बनेंगे। फेस मतलब आप समझ रहे हैं ना, 2 तो त्रिभुज वाले और एक इस साइड का एक इस साइड, जो 3 हमारे पास क्या बन जाते हैं, आयताकार। तो 5 कुल फेसेस हो गए, जिसमें 2 ट्रायंगुलर होता है, 3 रेक्टेंगुलर होता है। 9 कुल एजेस हैं, अगर आप लाइंस सारी जोड़ दीजिए तो कुल 9 हैं और 6 इनके वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स आप जानते हैं किसको कहते हैं, 6 इनके वर्टेक्स हैं, बातें समझ रहे हैं ना। तो अगर कभी हमारे पास त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो उस स्थिति में याद रखना 5 इनके कुल फेसेस, फेसेस मतलब सतह, जिसमें 2 त्रिभुजाकार होंगी, 5 हमारी क्या होंगी, आयताकार होंगी। याद रखिएगा इस चीज को। और इन 2 बिंदुओं के बीच की जो लेंथ होगी यही इनकी हाइट होगी, ये जो लेंथ है यही हाइट है, वो बराबर रहती है, चाहे इसको सोचो चाहे इसको सोचो चाहे इसको सोचो, ये हाइट ही है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आगे बढ़ो, रेक्टेंगल का है, देखिए रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगल प्रिज्म है तो इसके लिए समझिएगा कुल 6 फेसेस होंगे, सभी के सभी आयताकार होंगे। अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो कुल भैया 6 फेजेस होंगे। ये देखिए फेजेस समझिए, एक तो इसको समझिए, एक जैसे यहां पर बना है सेम टू सेम, देखिए यहां पर भी बना है, पीछे की तरफ है, जो साइडेड लाइन होती है वो पीछे की तरफ को प्रेजेंट करती है। अब आपको दो तो हमारे पास दो हमारे पास आयत दिखे, लेकिन 6 सभी के सभी आयताकार होती हैं। 12 कुल एजेस होंगी, इन लेंथ को अगर आप जोड़ते जाए, जैसे कमरा बना है, कमरे का सेम स्ट्रक्चर मान लो प्रिज्म है, 8 वर्टिसेस हो गई, बाकी ऊंचाई आपको पता है कि इन बिंदुओं को मिलाने से जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द हाइट। यही हाइट होती है जो सब जगह बराबर होती है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस सब जगह की हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, क्लियर है। दोनों को जो जोड़ के रखती है वही हाइट है। स्क्वायर है एकदम सेम उसी तरह से बनकर आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे कि जैसे मान लो हम ये देख रहे हैं कि ये पहला फेस, देखिए यहाँ पर एक वर्ग है सतह पर, और यहाँ भी आपको एक वर्ग नजर आ रहा होगा ना, एक वर्ग नजर आ रहा होगा। अब इस समय स्थिति क्या है कि 6 फेसेस हैं, 6 क्या है फेसेस हैं, जिसमें 2 स्क्वायर हैं और 4 क्या है, रेक्टेंगुलर हैं। 2 तो स्क्वायर हैं और 4 हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हैं। 12 इनकी एजेस होती है, 8 वर्टिसेस होती हैं, 12 एजेस होती है। अब आप देखो, जैसे हाइट की बात करो, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा कि एजेस क्या है, वर्टिसेस आपको पॉइंट समझ में आते हैं। जैसे एकदम टू सेम मैंने स्क्वायर जब हमने घन बताया था, क्यूब बताया था, उस समय समझाया था, एकदम सेम वही स्थिति होती है। बाकी हाइट समझ लीजिए, ये देखिए ए लेंथ जो यहाँ पे दिख रही होगी, ए लेंथ और ए लेंथ, दैट इज ऑल द हाइट।
ये सब की सब हाइट है। लेकिन ध्यान देने की ये बात है, यहाँ पर क्या बात है समझिए, 6 फेसेस में जो 2 ये फेस है जो हमने ब्लू कलर से यहाँ पर क्रिएट किया, चाहे अब इसको रेड से मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, ए भी स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर। जैसे त्रिभुज में नहीं हुआ था, 2 स्क्वायर आपके 2 त्रिभुज बने थे, ए बी स्क्वायर है। बाकी जितने 4 फेसेस होंगे वो आपके क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। जैसे मान लो ए फेस है, ए भी रेक्टेंगल है, ए फेस है, ए भी रेक्टेंगल, जितने 4 फेसेस बन के आएंगे सबके सब रेक्टेंगुलर होंगे। 2 फेस आपका क्या है, वर्गाकार है, बाकी 4 के 4 आपके रेक्टेंगुलर आयताकार है। पेंटागोनल होता है जिसमें पेंटागन की तरह क्रिएट किया जाता है। अब पेंटागन की तरह क्रिएट होगा, जैसे देखो यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट किया है, अब इसी का पीछे जो है आपके पास बनकर आएगा, देखिए ऐसे कुछ हम क्रिएट कर देते हैं। आप देखोगे तो ए हमारे पास सतह है, ये देखिए ए, उसको हाइट की तरह सोचिए, ए हमारी सतह है। अब जैसे यहाँ सतह है ना, सेम टू सेम देखो यहाँ भी सतह है, ग्रीन से नहीं दिखेगा, देखिए आप लोग क्लियर हो जाएगा, ये सेम टू सेम ये है, ये समझ रहे ना। एक नीचे है पेंटागन, एक ऊपर है पेंटागन। अब इनको जोड़ा गया है प्रत्येक को हाइट से, देखिए ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है, और एक तो मैंने अभी क्रिएट ही किया था, ठीक है। अब ये हमारे पास पेंटागन बन के, तो ये सब हाइट है, याद रखना ये सब क्या है, हाइट है, जो कि इनको जोड़ के रखती है, मतलब मिलाती है। ये भी हाइट ही है, हाँ वो भी हाइट है, ये भी हाइट है। इसके साथ साथ आपको एक पेंटागन नीचे है, एक पेंटागन नीचे है और एक ही पेंटागन ऊपर है। जैसे हमारे पास फर्श और छत के हिसाब से सोचा जाए, 7 कुल फेसेस हैं, 2 तो पेंटागनल होंगे, जैसे 2 हमारे पास त्रिभुज के हिसाब से त्रिभुज हुए थे, आयत के हिसाब से वर्ग के हिसाब से वर्ग हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देना कि 2 हमारे पेंटागन होंगे और बाकी हमारे क्या होंगे, 5 के 5 रेक्टेंगुलर होंगे। मतलब इस प्रिज्म की स्थिति यही होती है। बाकी जितनी फलकें होती हैं बेस को छोड़कर वो हमेशा आयताकार होती हैं। बेस हमारा कैसा है वो डिपेंड करता है, जैसे त्रिभुज पे त्रिभुज होता है, वर्ग पे वर्ग होता है, पेंटागन पे पेंटागन होता है। आज जब आयताकार था तो सब तो आयत थे, बाकी सभी। अब देखो 15 कुल एजेस होंगी, 10 वर्टिसेस होंगी, याद रखना 15 कुल एजेस होंगी और 10 वर्टिसेस होंगी। समझ में आ रही बातें, क्लियर है कि नहीं। आगे देखिए, हेक्सागोनल है। अब जैसे हेक्सागन हम क्रिएट कर देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर हेक्सागन क्रिएट करने को सोचा, ये मैं दिखाता हूँ आपको हेक्सागन क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। आप जानते हैं हेक्सागन को क्रिएट करने का सिस्टम है। अब जैसे मान लीजिए मैंने हेक्सागन एक क्रिएट किया नीचे, उसी तरह से हम ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह से ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपको ज्वाइन करने का काम है। देखिए नीचे वाला मैंने क्रिएट किया था, अब ज्वाइन करना है सबको। जैसे इसको इससे ज्वाइन किया, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, तो ये सब हाइट्स हो गई, ये सब क्या हो गई, हाइट्स हो गई, ठीक है। अब आप यहां पर भी देख रहे हो कि बेस बदल गया, बेस क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। बाकी जितनी दीवारें आपको, जैसे देखिए जैसे घर में दीवारें बनी होती है उसी तरह से आपको आयत आयत अलग अलग नजर आ रहे होंगे। बगल में एक आयत दिख रहा होगा, इधर भी एक आयत दिख रहा होगा, ये आयत दिख रहा होगा, उसका पीछे आयत भी दिख रहा होगा, आयत कुल दिख रहे हैं। कुल मिला के 8 फेसेस होते हैं, 2 जिसमें हेक्सागोनल होंगे, मतलब इसको खटभुज कहते हैं। बाकी 6 आपके क्या हो गए बताइए, 6 आपके रेक्टेंगुलर होंगे। ये हमेशा आपके लिए डेड श्योर है, सब में रेक्टेंगुलर ही होगा। 18 कुल एजेस होती हैं, टोटल 18 एजेस होती हैं और 12 वर्टिसेस होते हैं। कुल जोड़ के देखिए 12 वर्टिसेस हैं, ठीक है। इस तरह से हेक्सागोनल का हो गया। हेप्टागन जिसमें 7 भुजाएं होती है। अब देखिए हेप्टागन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, हेप्टागन अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा हेप्टागन क्रिएट होगा, ये बना हेप्टागन हुआ। हाइट कम कर रखे तो स्क्वायर भी बिल्कुल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अच्छा ये बताओ आप मुझे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो, जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर भी तो होता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर देखिए क्या है, हेप्टागन है, 7 भुजाएं, टोटल 7 भुजाएं। ये देखिए इनको भी जोड़ते हैं, जोड़ने से देखिए हाइट समेत समझ में आएंगी कौन कौन सी हाइट्स है। जैसे ए हाइट्स है, ए हाइट्स है, ए हाइट्स है, ये भी हाइट्स है, ये भी हाइट्स है, ये भी हाइट्स। तो इतनी सारी देखिए हाइट्स हैं जो ऊंचाइयों को दर्शा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 9 फेसेस हैं जिसमें 2 हेप्टागनल है, मतलब नीचे और ऊपर हेप्टागनल है, और 7 आपके रेक्टेंगुलर हैं, 7 रेक्टेंगुलर हैं। 19 एजेस हैं और 14 वर्टिसेस हैं। 19 कुल एजेस हैं, 14 वर्टिसेस हैं। तो इस हिसाब से हेप्टागोनल मतलब इसको मतलब आप सप्तभुजी कह सकते हैं, 7 भुजाओं वाली आकृति है, ये 7 भुजाओं की आकृति है, भुजाओं की प्रिज्म है, ठीक है। इसको आप समझिएगा।
इसी तरह से और भी फिगर हो सकते हैं, जैसे ऑक्टागनल है। आप देखिए नीचे हमारे पास ऑक्टागन बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑक्टागन का क्रिएशन है, क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं। हाँ, ऑक्टागन है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी है, ये बाकी ऊंचाइयां हैं, आपको कंफर्म है। 10 कुल फेजेस हैं, जिसमें 2 नीचे और ऊपर वाले ऑक्टागनल है, और 8 आपके क्या हो गए, रेक्टेंगुलर हो गए। 24 कुल एजेस होते हैं, 16 वर्टिसेस होते हैं। 24 कुल एजेस हैं, 16 वर्टिसेस हैं। इस हिसाब से हम लोग इसको सोच सकते हैं। एक ट्रेपीजियम, उसका ट्रेपेजॉइडल भी आता है, जो ट्रेपीजियम के बिहाफ पर सोचा जाता है। जैसे अगर हम नीचे ट्रेपीजियम क्रिएट कर देते हैं ऐसे, ये भी बन जाता है। ऊपर नीचे अगर हम ट्रेपीजियम क्रिएट कर लें, तब भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कि एक प्रिज्म को। ठीक है, अब ऊपर नीचे देखिए 2 ट्रेपीजियम आपको नजर आ रहे हैं, बाकी आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप जो हाइट्स का उपयोग करते हो तो है ये सिस्टम। आप इससे भी देखिए यहाँ पर 6 फेसेस होंगे, जिसमें ऊपर नीचे के ट्रेपेजॉइडल होंगे, मतलब ट्रेपेजियम बनते हैं। ट्रेपेजियम को समलम चतुर्भुज बोलते हैं, याद रखिएगा।